तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 2। ठीक, सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 के सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूं। अब देखिए, मैंने आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म में आप लोगों को मैंने मोलैरिटी तक पढ़ाया था एंड अब मोलैरिटी से आगे स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी से आगे। मोलैरिटी के बाद आपका आता है मोलैरिटी। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, अगर आप बोर्ड में जाते हैं तो मोलैरिटी के बारे में जरूर पूछता है कि बताइए व्हाट इज मोलैरिटी, राइट्स इट्स यूनिट। तो कैसे समझेंगे आप? तो मोलैरिटी क्या होता है, तो इसको हम लिखते हैं स्मॉल एम डैश से। मैं स्मॉल एम डैश से लिखता हूँ, आप लिख सकते हैं। बस इसको लिखते हैं अपन मोलैरिटी को स्मॉल एम डैश से। अब देखिए, स्मॉल एम डैश का फार्मूला होता है एन बाई डब्ल्यू इन के जी। डब्ल्यू को बोलते हैं देखिए, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, एंड इसको बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मैं इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो एम डैश इक्वल टू एन बाई डब्ल्यू। अगर मैं इसको ग्राम लिख दूं तो यहाँ पे 1000 से मल्टीपल करना पड़ता है, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम। तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला है आपका किसका, तो मोलैरिटी का। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ आप लिखेंगे द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट, या इसको सिंपल लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, डिपेंड ऑन यू। तो 1 kg सॉल्वेंट लिख सकते हैं आप। ये मोलैरिटी हो गया। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो माय डियर इसकी यूनिट होती है, आप सोचो नंबर ऑफ मोल का मोल हो गया मोल, और इसका भाई वेट है तो केजी हो गया, तो मोल पर केजी। इसका यूनिट हो गया मोल पर केजी। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको अगर सिंपल में लिखूं मोल पर केजी को, ये जो आप देख रहे हैं यूनिट, इसका एक और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं मोलल। मोलल, जिस तरह मोलैरिटी में होता था मोलर, उसमें मोलर होता था, लेकिन इसमें मोलल होगा। एक मिनट, कॉल आ रहा है। अभी मैंने आपको मोलैरिटी के बारे में बताया और उसमें उसका यूनिट बताया कि मोलैरिटी का यूनिट मोल पर केजी और मोलल होता है। अब सीखते हैं अपन मोल फ्रैक्शन। देखिए, मैंने आपको जितना कंसंट्रेशन टर्म है सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के बाद इसके जितने फार्मूलाज एक साथ लिख दूंगा एंड देन इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले थ्योरी अच्छे से समझ लें एंड देन न्यूमेरिकल। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन, किसी ने पूछा आपसे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे पहले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से, या इसको बहुत लोग एक्स भी बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट, पार्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर, डिपेंड ऑन यू, मिक्सचर। बस इतना आप बोल सकते हैं। क्या होता है बताइए, अगर किसने पूछा बताइए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट, एक पार्टिकुलर कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल, और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन जो होगा उसका टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, और पार्टिकुलर एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो होगा उसी को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, और भाई यहाँ पे एन टोटल लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ मोल। ये टोटल नंबर ऑफ मोल सोल्यूशन का, टोटल सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल है, ये पर्टिकुलर किसी एक का। अगर मैं इस फार्मूले को अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूँ मैं बाइनरी सोल्यूशन। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे दो सोल्यूशन इन विच, दो सोल्यूशन इन विच, ऐसा सोल्यूशन जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ केटाइन, सॉरी वन टाइप ऑफ सोल्यूट, या ओनली वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, in which only one solute and one solvent are present, one solvent are present। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल एक ही सोल्यूट और एक सॉल्वेंट क्या हो, प्रेजेंट हो। जैसे मैं आपसे कहूँ ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं ले रहा हूँ वाटर H2O और इसमें डाल रहा हूँ मैं NaCl। तो NaCl आपका सोल्यूट हो गया और वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। और अगर मैं देखूँ तो इसमें केवल वाटर है
और नमक है, दो ही है, एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो इसको हम बोल देंगे बाइनरी सोल्यूशन। क्या बोल देंगे डियर? बाइनरी सोल्यूशन। ये भी बोर्ड में आ जाता है। अब बाइनरी सोल्यूशन आप समझ गए, लेकिन अगर मान लीजिए यही वाटर होता है यहाँ पे, और वाटर के साथ साथ इसमें वाटर होता, और इसमें मैं NaCl भी डाल देता हूँ, इसमें मैं KCl भी डाल देता हूँ, इसमें मैं HCl भी डाल देता हूँ, इतना कुछ डाल देता हूँ, तो ये तीनों के तीनों सोल्यूट हो गए, ये सॉल्वेंट हो गया। तो ये अब 3 और 1 4 हो गए, 2 नहीं है, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट केवल एक ही सोल्यूट और एक ही सॉल्वेंट नहीं है, 3 सोल्यूट और एक सॉल्वेंट आ गया। तो इसे हम बाइनरी सोल्यूशन नहीं बोलेंगे, इसे क्वाटरनरी सोल्यूशन बोल देंगे। टर्शियरी क्वाटरनरी क्योंकि 4 इसमें आ गए, तो क्वाटरनरी सोल्यूशन। ऐसे टर्शियरी सोल्यूशन होता है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखिए बाइनरी सोल्यूशन। अब देखिए इसमें मैं बात करता हूँ बाइनरी सोल्यूशन। मान लीजिए मेरे पास वाटर है, और वाटर में मैं ले रहा हूँ NaCl, मैं इसमें NaCl डाल दिया, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास वाटर है और इस वाटर में NaCl डाल दिया, तो ये आपका हो गया सॉल्यूट और ये आपका हो गया सॉल्वेंट। अब आपके पास दिमाग लगाने की बात यह है कि जो ये सॉल्यूट आप देख रहे हैं इसका नंबर ऑफ मोल हम स्मॉल एन से लिख देंगे, जो सॉल्वेंट देख रहे हैं इसके नंबर ऑफ मोल को कैपिटल एन से लिख देंगे। सॉल्यूट को स्मॉल एन से, सॉल्वेंट को कैपिटल एन से। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, सॉल्यूट को स्मॉल एन से, सॉल्वेंट को कैपिटल एन से जब लिख देंगे, और मैं कहूँ कि बताइए नंबर मोल फ्रैक्शन बताइए, तो सुनिए मोल फ्रैक्शन दोनों का होगा। जब नंबर ऑफ मोल दोनों का होगा तो मोल फ्रैक्शन भी दोनों का होगा, इसका भी मोल फ्रैक्शन होगा, इसका भी मोल फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले इसका मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ मैं। मोल फ्रैक्शन आप अगर सॉल्यूट मुझे निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऊपर स्मॉल एन माना हूँ और नीचे नंबर ऑफ मोल और कैपिटल नंबर ऑफ मोल, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मुझे निकालना हो, तो इस केस में सॉल्वेंट में कैपिटल एन माना हूँ, तो कैपिटल एन ऊपर और नीचे स्मॉल एन कैपिटल एन दोनों नीचे। अब यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हैं ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो होगा क्या, सॉल्यूट का स्मॉल एन एन प्लस एन है और सॉल्वेंट का कैपिटल एन ऊपर और नीचे एन प्लस एन है। आप देख सकते हैं दोनों सेम है, तो एक बार एन प्लस एन ऊपर भी जुड़ जाएगा, एन प्लस एन पूरा कट जाएगा, 1 आ गया। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को सोल्व करने पे वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया आपका, 1 आ गया। यानी क्या मालूम चला मुझे कि अगर किसी ने पूछा कि बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो डायरेक्ट हम बोलेंगे 1 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग होगा, सॉल्यूट के पास नंबर ऑफ मोल होगा, सॉल्वेंट के पास नंबर ऑफ मोल होगा। तो दोनों के पास जब नंबर ऑफ मोल है तो दोनों के पास आपके मोल फ्रैक्शन होंगे। यानी अगर किसी के पास नंबर ऑफ मोल्स हैं तो मोल फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आई होप थ्योरी आप समझ चुके होंगे, इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो डायरेक्ट बोर्ड में आते हैं, हर साल आते हैं, और बोर्ड छोड़िए नीट जेई हर जगह आते हैं, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अब बात आती है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के जस्ट बाद कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। आइए सीखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, बहुत मस्त है, और इसके फार्मूलाज याद रखिए, यूनिट याद रखिए। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और नीचे आप लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो आप आसानी से बता देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है तो ग्राम और पर लीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो ये रहा आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब जब क्वेश्चन बनता है तो उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट दिया रहता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया रहता है, आप आसानी से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और उसकी यूनिट ग्राम पर लीटर लिखेंगे। सबसे ज़्यादा इसका यूज टाइट्रेशन में होता है। कब, जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, किसका टाइट्रेशन करते हैं, केमिनोफोर का मोलैरिटी और स्ट्रेंथ पता करने के लिए। जब भी हम केमिनोफोर का स्ट्रेंथ और मोलैरिटी पता करते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का एक फार्मूला लिखते हैं। लेकिन ये फार्मूला वहाँ पे यूज नहीं होता है, वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है फार्मूला उसका, आपको बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जो वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है वो होता है मोलैरिटी इनटू मोलर मास, मोलर मास, ये फार्मूला होता है। किसकी मोलैरिटी होती है, केमिनोफोर की आपकी मोलैरिटी होती है, और यहाँ इसका मोलर मास ऑफ केमिनोफोर, मोलर मास ऑफ केमिनोफोर,
KMnO4, तो ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई होता है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप दोनों फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। जबकि टाइट्रेशन में यूज होता है, जब भी हमें KMnO4 का स्ट्रेंथ निकालना होता है तो हम उसकी मोलरिटी ले लेते हैं, मोलरिटी फाइंड किए होते हैं और वहाँ पे मोलर मास का मल्टीपल कर देते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन आ जाता है। तो ये रहा स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, इसको लेके फिर नेक्स्ट आइए अब बात करते हैं अपन लास्ट टर्म कंसंट्रेशन का, जिसका नाम है नंबर ऑफ ppm। अब देखिए नंबर ऑफ ppm क्या होता है, ppm को बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, इसे याद रखिएगा। ppm मीन्स होता है पार्ट पर मिलियन। नंबर ऑफ ppm मुझे बताना है, सुनिए, नंबर ऑफ ppm इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ये दोनों याद रखिएगा, और इनटू 10 के पावर 6। दिस इज नंबर ऑफ ppm। क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, दोनों ग्राम में होने चाहिए, और 10 के पावर 6 ये होता है आपका नंबर ऑफ ppm। जो नंबर ऑफ ppm होता है ना, नंबर ऑफ ppm आपको आप देखते होंगे पॉल्यूशन, अगर मैं पॉल्यूशन की बात करूं, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक, जब एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की बात करते हैं, इसको रिपोर्टेड, इसको रिपोर्ट किया जाता है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को रिपोर्ट किया जाता है। इसको रिपोर्ट करते हैं किस फॉर्म में, ppm फॉर्म में। आपको बता दूं मैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी पॉल्यूशन होते हैं उन पॉल्यूशन को हम रिपोर्ट करते हैं ppm में। क्यों ppm में रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका वो क्या बोलते हैं अमाउंट में, ऑक्सीजन 21%, उससे ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट पाए जाते हैं। जबकि CO2 0.04% हो गया है, 2018 में CO2 का अमाउंट 0.03% था, लेकिन अब बढ़ के 0.04% हो चुका है। CO2 आपका क्या है, सिंपल CO2 आपका वेस्ट है। अगर मैं बात करूं SO2 भी एटमॉस्फेयर में होता है। यही कारण है कि जब बारिश बरसती है तो अगर इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए अगर, तो एसिडिक रेन होने लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, टेंशन मत करिए। तो सुनिए, अब मैं किसकी बात कर रहा था, किसकी, तो पॉल्यूशन की। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बढ़ता है तो उस पॉल्यूशन को मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ppm। तो ये रहा आपका पार्ट पर मिलियन का फार्मूला, और 10 के पावर 6 लिखना ना भूलें, ठीक है। और ये ग्राम ग्राम है तो ये कट जाएगा, तो इसका कोई यूनिट होता नहीं, यानी नॉट यूनिट एंड यूनिट लेस। तो ये रहा आपका कंसंट्रेशन टर्म, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टर्म आप पढ़ लिए 2 लेक्चर में, वो भी 10-10 मिनट के अंदर, 10 मिनट 12 मिनट के अंदर, ठीक ना। और इतना पढ़ने के जस्ट बाद अब लेक्चर पढ़ेंगे अपन थर्ड, जिसमें इन सब के फार्मूलाज और इन सब के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक ना। इन सब पे एक न्यूमेरिकल और इन सब के फार्मूलाज, और उसके बाद इनसे रिलेटेड टेक्निकल न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आए हैं और जो टफ लगते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, वो भी सोल्व करेंगे, ओके। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें, ओके।